ध्यान से सुनिएगा। मनी के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 चल रहा था बेटा जी मनी। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस हो गई थी, आई गेस आपको अच्छे से याद है। हमने पढ़ा था कि जब बार्टर सिस्टम चलता था पहले, तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, याद आया होगा। और बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मनी बनाया। मनी का इवॉल्वमेंट ब्रिटिशर्स ने ही करा इंडिया में। फिर हमने बार्टर सिस्टम के उल्टे मानव क्या करे थे, मनी के फंक्शंस। और दो टाइप्स की मनी पड़ी थी, एक थी फायट मनी, एक थी आचल फायट मनी, और दूसरी थी फिड्यूशियरी मनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फायट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी? दो आंसर्स दो, बी क्विक। ये यूनिट खत्म करूं, मेरा कुछ बचे नहीं। दीदी फायट मनी आरबीआई इशू करता है या गवर्नमेंट इशू? और फिड्यूशियरी मनी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। फायट मनी की पेमेंट रिजेक्ट नहीं हो सकती और वो फिड्यूशियरी रिजेक्ट हो सकती है, और वो फायट नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं, और वो एटीएम और एटीएम और एटीएम चेक वगैरह होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया मनी। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा जी इसमें छोटा सा पेंडिंग है, दैट इज मनी सप्लाई। फिर ये पूरी यूनिट खत्म। और इस पूरी यूनिट का नाम अच्छे से याद रखना, आपकी बहुत छोटी सी यूनिट है ये, और इस छोटी सी यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। छोटी सी यूनिट है ये, इतनी बड़ी तो थी भी नहीं है, मनी एंड बैंकिंग। लेकिन इसका वो जो क्वेश्चन है ना, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, वो 1/LRR और मनी मल्टीप्लायर इनटू प्राइमरी डिपॉजिट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आरबीआई के फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की ये खासियत है कि इसमें 3 ही क्वेश्चन है और तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई एक आ जाएगा आपके पेपर में। आरबीआई के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई क्या होता है। अब ये ना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको बैंकिंग बताया था तो मैंने आपको बता दिया था कि मनी सप्लाई क्या होता है, तो आज हमारा वो टाइम भी वेस्ट होने से बचेगा। मनी सप्लाई क्या होता है मैंने आपको बताया था, इट मीन्स स्टॉक ऑफ मनी held with the public. It means stock of money held with the public at a particular point of time. At a particular point of time. कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। कि मनी का कितना स्टॉक है पब्लिक के पास। अब अगर मैं अपनी देश की भाषा में बात करूं तो हमारे देश के हिसाब से बेटा जी पब्लिक है 130 करोड़ लोग। भाई हमारे देश की पब्लिक 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोगों के पास कितना स्टॉक ऑफ मनी है, कितना स्टॉक ऑफ मनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये चेंज होता रहता है ना बेटा जी, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल आज 26 जून को, 27 जून को हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो 26 जून को कितना स्टॉक ऑफ मनी 130 करोड़ लोगों के पास है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। इसको हम ऑलरेडी बैंकिंग वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मनी सप्लाई के बेटा जी दो कंपोनेंट्स होते हैं। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं। मनी सप्लाई में दो चीजें जुड़ती है, एक उस टाइम तो शॉर्ट में बताया था, अब डिटेल में बता रही हूँ। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका करेंसी कंपोनेंट, एक तो आप इसमें करेंसी जोड़ोगे, एक होता है डिपॉजिट कंपोनेंट। करेंसी कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, करेंसी कंपोनेंट के अंदर नोट्स आएंगे। जब आप पैसे जोड़ोगे कि 130 करोड़ लोगों के पास कितना पैसा है, तो क्या क्या जोड़ोगे, है ना, समझ गए मेरी बात। तो क्या क्या जोड़ोगे, तो करेंसी कंपोनेंट्स में आप दो चीजें जोड़ोगे, एक तो नोट्स और एक कॉइन्स। ये दोनों तो आप करेंसी कंपोनेंट में जोड़ोगे। और डिपॉजिट कंपोनेंट में बेटा जी सिर्फ एक ही कंपोनेंट आता है, एंड दैट इज डिमांड डिपॉजिट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है दोज डिपॉजिट्स, चलो आप मुझे बताना, दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रू ऑन योर डिमांड। मतलब बताओगे, कुछ ट्राई करोगे, दोज डिपॉजिट
दीदी जो मनी हमने बैंक में डिपॉजिट किया होता है हम कभी भी अपनी विश से विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप अपनी विश से कभी भी इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। और ये पैसा बेटा जी कुछ ही होता है, सारे पैसे ऐसे नहीं होते। जैसे मान लो आपने कोई पैसा बॉन्ड में लगा दिया, कोई पैसा एफडी में लगा दिया, तो फिर आप अपनी मर्जी से थोड़ी उसको निकाल सकते हो। तो अभी जब हम मनी सप्लाई निकालते हैं तो एक तो हम करेंसी कंपोनेंट के अंतर्गत नोट्स को जोड़ते हैं, कॉइन्स को जोड़ते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स को जोड़ते हैं। ये तीनों चीजें मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में आती है। लेकिन बेटा जी मनी सप्लाई निकालने के और भी तरीके हैं जिसमें एफडी भी जुड़ती है। मनी सप्लाई निकालने के 4 मेजर्स हैं, 4 मेजर्स। पहला तरीका है M1, ये नाम है इसका सच में। पहला तरीका है M1। अगर आप M1 वाले तरीके से निकाल रहे हो तो फिर तो आप कैश जोड़ोगे, कैश डिपॉजिट हो गया ना वो कॉइन्स और नोट्स, और डिमांड डिपॉजिट जोड़ोगे। पहला तरीका तो मैंने, ठीक है जी, एक तो कैश जोड़ोगे और एक डिमांड डिपॉजिट जोड़ोगे। और अगर आपके कोई और छोटे मोटे कहीं पे डिपॉजिट हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हो, जो आप अपनी डिमांड पर निकाल सकते हो। ये पहला तरीका है M1। M1 के तरीके से आप कैश जोड़ोगे। कैश आपको पता ही है दोनों फॉर्म्स है, नोट्स एंड कॉइन्स। अदर डिपॉजिट्स क्या है? अदर डिपॉजिट जैसे आपने कहीं और पैसा डिपॉजिट कर रखा हो, कोई भी छोटा मोटा डिपॉजिट जो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। मेन लॉजिक ये है ना। जैसे मान लो आपने कुछ पैसे मेरे पास जमा कर रखे हैं और आपने कहा था कि दीदी मैं कभी भी मांग लूंगा, तो ऐसे पैसे भी अदर डिपॉजिट्स में आते हैं, रखते हैं लोग, जैसे कमेटी डालते हैं, किट्टी डालते हैं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज अदर डिपॉजिट्स। तो अगर आपके कोई अदर डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, कैश, नोट्स, कॉइन्स, ये सब कुछ मिला के ये M1 तरीका है मनी सप्लाई को निकालने का। ये मनी सप्लाई को निकालने का M1 तरीका है, मतलब कि पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बेटा जी, पहले बताओ फर्स्ट क्लियर हो गया? ये हमारा M1 तरीका है। और M1 तरीका ये है कि हम कैश में डिमांड डिपॉजिट प्लस करते हैं और अदर डिपॉजिट प्लस करते हैं। दूसरा तरीका है बाबू M2। M2 में हम एक तो M1 तो जोड़ते ही हैं, पूरा का पूरा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाली सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस में भी होती है ना लोगों की सेविंग्स। डिमांड डिपॉजिट्स में तो हमने बात कर ली कि जो सेविंग्स हमारी बैंक के पास होती है, जो सेविंग्स हमारी बैंक के पास होती है दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। लेकिन कुछ सेविंग्स हमारी पोस्ट ऑफिस में भी तो होती है। तो जब हम M2 वाला तरीका निकालते हैं तो हम इसमें M1 में पोस्ट ऑफिस वाली सेविंग्स को प्लस कर देते हैं। अभी आप बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप दो तरीके से मनी सप्लाई निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका आता है बेटा जी M3। अगर आपको M3 वाले तरीके से निकालनी है तो M1, इसमें भी M1 ही आएगा, प्लस आपकी जो FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक, वो भी आ जाएगी। फॉर्मूले हैं इसमें, मैं क्या समझाऊं, दिस इज फॉर्मूला। अगर आपको M1 वाले मेथड से निकालनी है, यानी कि फर्स्ट मेथड से निकालनी है, तो बेटा जी कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। अगर आपको M2 वाले तरीके से निकालनी है तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। हाँ जी, ये तो अलग अलग आएंगे ना आंसर सबके? हाँ सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। कंट्री को ये डिसाइड करना है कि वो मनी सप्लाई किस तरीके से निकालना चाहते हैं। हमारा देश M3 वाले तरीके से निकालता है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि वो किस तरीके से निकालना चाहते हैं। हाँ जी, और बोलिए, बोलो बोलो दीदी। बोलिए। दीदी वो वीके और मैम भी बताई थी कि हमारे जो सिलेबस में है वो M1 ही है, मेजर 1। हाँ मेजर 1, लेकिन और भी तरीके होते हैं। वी हैव M1, M2, M3, M4। तो M1 से निकालना चाहो तो कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। अगर M2 से निकालना चाहो तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। अगर M3 से निकालना चाहते हो तो M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक। और अगर बेटा जी आप M4 वाले तरीके से निकालना चाहते हैं तो इट विल बी M3। M3 के अंदर क्या क्या है देख लो, एक तो M1 है और एक FD है, प्लस
पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग्स। अभी तो दीदी आपने ऊपर भी बोला था, वो बेटा जी सिर्फ सेविंग्स थी, अब है सारी सेविंग्स इंक्लूडिंग स्कीम्स। याद है क्लास 11th में मैं आपको बार बार बोलती थी कि ये स्कीम्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएससी, पीपीएफ, एमआईएस, ये सब पोस्ट ऑफिस की वे स्कीम्स होती हैं, तो वो सारी स्कीम्स इसमें जुड़ जाएंगी। सिर्फ पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स नहीं, सारी स्कीम्स भी जुड़ेंगी। और सारी स्कीम्स जब जुड़ेंगी बेटा जी, तो आपको एक्सक्लूड कर देना है एनएससी को। सारी स्कीम जुड़ेंगी, एक्सक्लूड एनएससी। What is the full form of NSC? सब पढ़ के आए हैं 11th, बोलिए मानव। NSC की फुल फॉर्म आचल, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। नेशनल स्कीम सर्टिफिकेट। हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम होती है, तो वो वाली स्कीम में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो उसको हटा दीजिए, बाकी सारा पैसा इसमें जुड़ जाएगा। अभी क्या क्या बढ़ा है, अब इसको आप सम अप कर सकते हो। क्या क्या था? एक तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई मीन स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो करेंसी कंपोनेंट हो गया, एक डिपॉजिट कंपोनेंट हो गया। डिपॉजिट कंपोनेंट मतलब जो कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं ऑन योर डिमांड, और करेंसी के अंदर आ गए नोट्स और कॉइन्स। लेकिन वैसे मनी सप्लाई निकालने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3, M4। M1 में आ गया कैश, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। M2 में आ गया बेटा जी M1 और पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। M3 में M1 और FD, और M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग्स इंक्लूडिंग ऑल स्कीम्स बट एक्सक्लूडिंग NSC। NSC वाली स्कीम नहीं आएगी, विच इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। वो वाली स्कीम नहीं आएगी, बाकी सारी स्कीमें आएंगी। ये होता है मनी सप्लाई। आप 4 में से कैसे भी निकाल सकते हो। हमारा देश बेटा जी M3 को फॉलो करता है। ये यूनिट है, इस यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मैं आपको फटाफट से ग्लिप दे दूं क्योंकि ये खत्म हो चुकी है। मैं नेशनल इनकम की थ्योरी शुरू करूंगी। यूनिट 2 का नाम है मनी एंड बैंकिंग। अगर मैं बताऊं मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या है, तो बेटा जी इस यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, एक का नाम है मनी, एक का नाम है बैंकिंग। मनी तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है। मनी में कुछ भी नहीं है, एक है बार्टर सिस्टम, आप भी कहीं पे इसको नोट करके रख लीजिएगा। एक है मनी के फंक्शंस, और मनी के फंक्शंस भी आप क्या ही याद करोगे, वो बार्टर सिस्टम के अपोजिट ही तो हैं। फिर एक है टाइप्स ऑफ मनी, फाइट मनी, फिड्यूशरी मनी, और एक आखिरी टॉपिक है मनी सप्लाई। M1, M2, M3, M4 याद रखना, कोई सा भी एक MCQ में आ जाएगा। M1, M2, M3, M4। बैंकिंग में बेटा जी कमर्शियल बैंक निकालने थोड़ी है उनसे ना, आंसर कुछ नहीं निकालना, फॉर्मूले पूछेंगे, फॉर्मूले। MCQ कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, और क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ही कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, पर कुछ अलग से भी हैं जो क्लास 11th में होते थे कि बैंक में सेविंग होती है, बैंक लोन देता है, वो सब। और क्वेश्चन नंबर 3 RBI के फंक्शंस। बस इतना सा चैप्टर है। अब आप पूछ सकते हो मनी एंड बैंकिंग में कोई डाउट है तो। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कौन सा? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस वो था कि बैंक कैसा हमारा पैसे को घुमाता है, याद आ गया आपको? आपने बोला था कि अरे बैंक तो बहुत चालाक है। ठीक है हाँ ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस 1/LRR। वैसे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ही कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है, पर 2-3 एक्स्ट्रा भी है। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा जी जिसे करना है। और हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम की थ्योरी। ये मैक्रो की यूनिट 2 है, और मैक्रो की यूनिट 1 थी नेशनल इनकम, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, थ्योरी रह गई थी। मैक्रो यूनिट 1 खत्म, यूनिट 2 खत्म। जो दिखाना जो आपने भी करवाया। ये रहा बेटा जी, मनी सप्लाई की डेफिनेशन कर ली नोट? ये लो, ये लिख लो, 2 कंपोनेंट्स होते हैं,
करेंसी कंपोनेंट्स और डिपॉजिट कंपोनेंट्स, और ये जरूर नोट कर लीजिए सब, M1 M2 M3 M4 करिए। भी कंपोनेंट्स वाला पेज दिखाना प्लीज। वो भी दिखा रही हूँ, वो भी ये दिखा सबसे पहले वाला दिखा दो जहाँ पे मनी सप्लाई की डेफिनेशन थी। दीदी M1 M2 का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? बेटा जी MCQ की फॉर्म में आएगा। जैसे वो आपसे M1 का फॉर्मूला पूछेंगे, आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है कि M1 का फॉर्मूला वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, बस सिंपल। दीदी को जो निकालना तो नहीं है ना? ना ना ना, न्यूमेरिकल नहीं है ये। ठीक है दीदी। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये लीजिए, नोट करिएगा मेजर्स कंपोनेंट्स। तनीषा एब्सेंट है आज। दीदी आगे बढ़ा दो। दीदी पीछे करना है 1 मिनट। कर रही हूँ बच्चे। तनीषा, मिताली, आई गेस लोग क्लास में नहीं है ना। तनीषा, मिताली, अंशिका। भी मैं तो यही हूँ। अच्छा आप यही हो। आप ही तो नहीं हो गब्बर इस बैग, मुझे तो लग रहा है। हाँ दीदी मैं। अच्छा, क्या बात है, गब्बर इज बैक। आवाज नहीं आ रही थी ना आज मिताली की। दी वो डेफिनेशन दिखा देना। हाँ जी, अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं भी एक बार और दे दूंगी आपको स्क्रीनशॉट्स। डेफिनेशन ये रही बेटा जी, इट मींस स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हो गए हमारे दो कंपोनेंट्स, ये हाँ हो दीदी गए। हो गया ये। मेजर्स करिए फटाफट से। और मनी एंड बैंकिंग में टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। 4 और 3 7 क्वेश्चन है। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए नेशनल इनकम थ्योरी। नेशनल इनकम की थ्योरी। M1 के अंदर कैश, नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे। दीदी NSC की फुल फॉर्म बता दो। नेशनल
सेविंग सर्टिफिकेट। दीदी डन हो गया। डी इंडिया में कौन से वाला था? इंडिया में M3। ठीक है दीदी, बस होने वाला है। M1 कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स, M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, M3 M1 प्लस FD इन द बैंक और M4 M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग्स इंक्लूडिंग ऑल स्कीम्स बट एक्सक्लूडिंग NSC दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दीदी हो गया। ये मनी एंड बैंकिंग की थोड़ी सी समरी है। पता ही है आपको 4 क्वेश्चंस बेटा जी मनी में है और 3 क्वेश्चंस बैंकिंग में है। आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट। पुरानी यूनिट है इसलिए हम एक इसी क्लास में शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 नेशनल इनकम। बहुत पढ़ा आपने, बीच में ब्रेक हो गया, बहुत करे इसके न्यूमेरिकल्स। और नेशनल इनकम का मतलब NNP at FC याद होगा आपको अभी भी। और 3 मेथड्स होते थे इसको कैलकुलेट करने के। 3 मेथड में तेजस्वनी, पहला मेथड इनकम होता था, इनकम इनकम एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, प्रोडक्शन मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम होता था प्रोडक्शन मेथड। ठीक है जी, तो ये नेशनल इनकम था। और फिर लास्ट में जाके हम नेशनल इनकम में क्या सीखते थे, कन्वर्जन, कि जब आप आंसर निकाल लोगे तो वो आपसे किसी भी चीज में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, ग्रॉस से नेट, DP से NP, MP से FC एंड ऑल। ठीक है जी, अब इसकी पढ़ेंगे थ्योरी। थ्योरी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले ही उठा लिया कि टाइम से फ्री हो जाए। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया। दैट इज आइटम्स excluded from national income। items excluded from national income। कौन कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम में नहीं आती हैं? सबसे पहली चीज, अगर बेटा जी कोई करे, शुरू करें, अगर कोई इंटरमीडिएट गुड है, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? What is intermediate goods? Items excluded from national income. What is intermediate goods? जो अभी, बोलो भाई, 12वीं आपकी है, 12th है आपकी, बोलिए। पहले बच्चे सीरियसली नहीं देते थे ना प्री बोर्ड्स, अब बोर्ड्स तो हो नहीं रहे तो प्री बोर्ड पे इवैल्यूएशन होगा, तो अब सारे पेपर सीरियसली देना। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? जो अभी फर्दर प्रोडक्शन में जाएंगे। विच आर, क्या हो गया, वो भी रेडी टू यूज है कि नहीं है? चलो अब तो बोलो कुछ, एकदम ऐसे चुप मत हो। हाँ कुछ तो बोलो भाई। विच आर नॉट रेडी टू यूज, जो अभी यूज करने के लिए रेडी नहीं है, अभी वो फर्दर प्रोडक्शन में जाएंगे, ऐसे गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आते। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं आते? हम आराम से डिस्कस करेंगे एक एक, बोलिए क्यों नहीं आते? क्यों यूज में नहीं आए और लोगों ने अभी वो परचेज ही नहीं किए। एग्जैक्टली, इसलिए भी। और अभी वो फर्दर प्रोडक्शन में जाएंगे तो अभी वो रेडी नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई गुड है जो अभी इंटरमीडिएट है, अभी रास्ते में है, अभी बना नहीं है, तो ऐसे गुड्स नेशनल इनकम में नहीं जाते हैं। नंबर 2, अगर बेटा जी कोई ट्रांसफर पेमेंट है,
ट्रांसफर पेमेंट मतलब वन साइड, वन साइड मतलब जैसे कि गिफ्ट, चैरिटी, ये सब चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। वजह, एक एक का रीजन तो बताना ही है, तो रेडी हो जाओ फटाफट से बोलो। इंटरमीडिएट का आपने सही बोला, अभी रेडी नहीं है, अभी कंज्यूमर ने खरीदा ही नहीं है। इसका वन साइडेड गिफ्ट, चैरिटी एक्सेट्रा, ये क्यों नहीं आ रहे? ये तो गिफ्ट है ना, ये किसी ने अर्न थोड़ा ही किए। ठीक है, कोई 11th का ही टॉपिक बोल लेते, ये किसी ने अर्न थोड़ी करे। इकोनॉमिक्स में जब 11th क्लास में बीएसटी की बुक खोली थी ना, तो पहला क्वेश्चन पढ़ा था व्हाट इज एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। कितने टाइप्स की एक्टिविटी होती है अनुराग? एक होती है बेटा जी इकोनॉमिक, और दक्ष दूसरी नॉन इकोनॉमिक, और नॉन इकोनॉमिक वो होती है जो आपने पैसे के लिए नहीं करी, जो डबल साइडेड नहीं है। आप समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में वही चीजें आती है जो डबल वे में चल रही है, मतलब कि आपने कुछ किया फिर आपने पैसे कमाए, तो वो सब चीजें नेशनल इनकम में आती है। गिफ्ट, चैरिटी, वैरिटी, ये सब ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, ये नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। याद रखिएगा, जो भी वन साइडेड पेमेंट्स होती है, एक तरफा, वो नेशनल इनकम में नहीं आती, क्योंकि अकाउंट्स में और नेशनल इनकम में वही चीजें आती हैं जो डबल। हर ट्रांजेक्शन के अकाउंट्स में कितने एस्पेक्ट होते हैं याद करो? जर्नल एंट्री में कितने एस्पेक्ट होते हैं? तो बोलो। हाँ, एक कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैं अभी मैम को फोन करती कि आपने देर कर दी पढ़ाने में, बच्चे भूल गए डेबिट क्रेडिट। हाँ जी, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। दो एस्पेक्ट बेटा जी मतलब कि ट्रांजैक्शन शुड बी टू साइडेड। अगर कोई ट्रांजैक्शन वन साइडेड है तो फिर वो नहीं आती है नेशनल इनकम में। तो ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में नहीं आती हैं, इंटरमीडिएट कुछ नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। इसके अलावा बेटा जी अगर कोई सेकेंड हैंड सेल परचेज है वो भी नहीं आती। अब बताओ क्यों नहीं आती? बोलो बोलो, ट्राई करो, तभी तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं, एक्चुअल प्राइस नहीं होती। चलो ठीक है, और ड्यू पहले भी एक बार आ चुकी है ना? हाँ, वो पहले भी एक बार आ चुकी है, दैट्स इट। फर्स्ट हैंड में वो आ चुकी है, अगर मैं उसको सेकेंड हैंड में दोबारा जोड़ूंगी तो दो बार नहीं आ जाएगी। तो इसलिए सेकेंड हैंड सेल परचेज नहीं आती है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आती हैं, सेकेंड हैंड सेल परचेज नहीं आती है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड में ऑलरेडी आ गई है। अगर मैं इसको सेकेंड हैंड में जोड़ूंगी तो डबल ट्रांजैक्शन हो जाएगी, डबल काउंटिंग, दो बार काउंट हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं आती है। नंबर 4, अगर बेटा जी कोई विंड फॉल गेन हुआ है, ये क्या होता है? विंड फॉल गेन। विंड मतलब हवा, आंधी। ऐसे आंधी की तरह अगर कोई गेन अगर अचानक से हो जाता है ना, अचानक से कैसे? जैसे कि लॉटरी, तो ये सब चीजें भी नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। अगर आपको कोई अचानक से प्रॉफिट हो गया या अचानक से कोई गेन हो गया, या आपने प्रॉपर्टी ली थी 10 लाख की, अचानक से हाईवे निकल गया, वहां से प्रॉपर्टी हो गई 1 करोड़ की, तो ये जो विंड फॉल गेन हुआ है ये नेशनल इनकम में नहीं आता है। सेकेंड हैंड सेल परचेज नहीं आती, ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते। 5th आता है बेटा जी 12th का सबसे मेन टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, या मैं ऐसे कर देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिबेंचर हो, वो नेशनल इनकम में नहीं आता है। शेयर डिबेंचर की सेल परचेज नेशनल इनकम में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है बेटा जी? क्योंकि इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ पेपर ही तो ट्रांसफर किया है। नेशनल में तो सेम ही रहा ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एडीआर जीडीआर अलग बात है, लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो मान लो मिताली के पास एक शेयर है और मिताली ने वो शेयर मुझे बेच दिया, तो बेटा जी इंडिया के लिए तो सेम ही रहा ना, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, पूरी कंट्री में तो उतना ही है।
तो इसलिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज शेयर डिबेंचर की ट्रांसफर होता है वो भी नहीं आता है, और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो भी वही है, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ लैंड। पहले मानव के नाम पे थी, अब मेरे नाम पे हो गई, देश में तो उतनी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं आती है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से होता है बेटा जी कैपिटल गेन। जब आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हो ना, जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की और आपने वो खरीदी थी 20 लाख की, तो बताओ कितने का फायदा हुआ? 1 करोड़ में आपने बेची और 20 लाख में खरीदी थी, बताओ कितने का फायदा हुआ? 80 लाख। तो ये 80 लाख को क्या बोलोगे? प्रॉफिट बोलोगे? कैपिटल। बोलो बोलो बोलो, इस 80 लाख को क्या बोलोगे? ये प्रॉफिट है या ये गेन है? गेन। गेन है प्रॉफिट क्यों नहीं है? दी प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एग्जैक्टली प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो अगर हमने 20 लाख की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेच दिया तो 80 लाख का गेन हो गया। ये गेन जो है वो नेशनल इनकम में नहीं आता है। शेयर डिवेंचर की सेल परचेज भी नहीं आती है। लॉटरी वॉटरी लग गई, नहीं आता। सेकेंड हैंड सेल परचेज नहीं आता। कोई भी वन साइडेड पेमेंट है जैसे कि गिफ्ट, चैरिटी वैरिटी, ये सब नहीं आती है। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते हैं क्योंकि वो भी रेडी टू यूज नहीं है। ये सब चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। 7th आता है बेटा जी कोई पास्ट सेविंग्स, ये भी नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। अब सोच के बताना पास्ट सेविंग्स नेशनल इनकम में क्यों नहीं आती है? तसल्ली से सोचो। आप सेविंग्स किस में से करते हो? दीदी वो पहले इंक्लूड हो चुकी है दीदी, वो हाँ। इनकम से ही तो हो जाती है। हम सेविंग्स किस में से करते हैं बेटा जी? इनकम में से। आप कहीं और से करते हो तो बता दो। इंसान सेविंग किस में से करता है? इनकम में से। और जो आपकी इनकम उस टाइम रही होगी वो नेशनल इनकम में ऑलरेडी आ चुकी होगी। अब आपने उसमें से कोई पैसा सेव कर लिया, अब आप उसको खर्च कर रहे हो, तो वो तो पुराना पैसा है ना, ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुका है। जैसे सेकेंड हैंड सेल परचेज ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुकी है। पास्ट सेविंग्स ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुकी है, ये पुरानी सेविंग्स है। लॉटरी इसलिए नहीं आती बेटा जी क्योंकि अचानक से कोई गेन होना नेशनल इनकम में नहीं आता। वन साइडेड वाली भी नेशनल इनकम में नहीं आती। इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए नहीं आते क्योंकि वो भी रेडी टू यूज नहीं है। शेयर की सेल परचेज इसलिए नहीं आती क्योंकि वो सिर्फ एक पेपर का ट्रांसफर है और कुछ नहीं है। और प्रॉपर्टी की सेल परचेज भी इसलिए नहीं आती क्योंकि सिर्फ लैंड एक के नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रहा है, ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ कम हो रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती हैं। ये जो मैंने आपको 7 चीजें बताई, ये ध्यान रखिएगा कि ये 7 चीजें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती हैं। अब आप फटाफट से इसको नोट करेंगे। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। इन 7 में अगर कोई सेविंग डाउट। का समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। पास्ट सेविंग्स बेटा जी जो आपने पिछले साल पैसा सेव किया था, तो जब आपने पिछले साल पैसा सेव किया होगा तो अपनी इनकम में से किया होगा, हाँ जी दीदी। तो वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ गया होगा। हाँ हाँ ठीक। तो ठीक है। इसलिए पास्ट सेविंग्स को दोबारा नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। ये एफडी की तरह काइंड ऑफ एफडी की तरह। एफडी एक बार नेशनल इनकम में आ जाती है, जब मैंने एफडी कराई होगी तो वो नेशनल इनकम में आ गई होगी। अब बार बार उसको जोड़ के क्या फायदा है? तो इसलिए जो भी पास्ट की सेविंग्स होती हैं वो नेशनल इनकम में दोबारा नहीं आती बार बार। इससे तो आप बार बार अपनी नेशनल इनकम ज्यादा दिखाते रहोगे। इसके बाद वाला टॉपिक मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीदी आज कराओगे वो? हाँ जी बेटा जी, आज ही कराएंगे।